वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को इस साल के लिए एक नया जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है उनके सिलेबस में। वो सब्जेक्ट है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा की, बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में चर्चा की। हम जानते हैं एरिस्टोटल को, प्लेटो को, रूसो को एंड उनके द्वारा जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी, जैसे स्टेट इंस्टीट्यूशन थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थी, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, कि क्या भारत में पहले कोई ऐसी व्यवस्था थी गवर्नमेंट से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, या टैक्सेशन सिस्टम क्या भारत में कभी था। तो हम इसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आप मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल थियरी है उसके इक्वल है, लेकिन इसको हम इस सब्जेक्ट को, जो आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट है, इसको हम पूरे रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि भारत के लोग की क्या विचारधारा थी डेमोक्रेसी को लेकर, स्टेट को लेकर, क्या पहले कभी भारत में ये एग्जिस्ट करते थे या नहीं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं ये आपको एक एग्जाम्पल वीडियो बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अगर आप और भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर उनके पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल में मैं टेक्स्ट फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है बुक की, मैंने देखा है यूट्यूब पर भी इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही कम वीडियो है, ये न्यूली सब्जेक्ट है और मैं भी नहीं बना पाया क्योंकि समय बहुत कम था मेरे पास। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश की और क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश की, एंड देन अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रश्न उत्तर जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। टोटल मैं 20 से 25 प्रश्न उत्तर वहाँ पर अपलोड करूँगा, उन्हें पढ़ लीजिएगा, आप एग्ज़ाम इजीली पास कर जाएंगे। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं 25 में से 20 क्वेश्चंस में से सब कुछ आएगा। क्वेश्चन घुमा सकते हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो उस घुमे हुए क्वेश्चन को भी सीधे तरीके से आंसर दे पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कि जो हिस्टोरिकल नेचर है और डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का इंडिया में, प्राचीन भारत में, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कीजिए। हिंदी में पढ़े तो प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अब देखिएगा, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर संसद है, यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या ये परंपराएं, ये जो संस्थाएं थी, वो प्राचीन भारत में भी एग्जिस्ट करती थी, प्राचीन भारत में भी मौजूद थी या नहीं। तो एक अच्छे क्वेश्चन को लिखने के लिए हमेशा पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन देखिए मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया है। एंशिएंट इंडिया हैड अ रिच एंड डाइवर्स सेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दैट इवॉल्व्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। तो मैंने पहली लाइन में लिखा कि जो प्राचीन भारत था, इसमें बहुत सारे प्रभुत्वशाली और बहुत ही शक्तिशाली जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाएं होती थी, वो उस समय एग्जिस्ट करती थी, और ये परंपरा जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलती रही। These institutions were shaped by social, cultural, religious and economic conditions of the time. So ये जो संस्थाएं थी वो सांस्कृतिक एंड सामाजिक एंड धार्मिक एंड आर्थिक रूप से, आर्थिक की उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी उसके हिसाब से इन इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं को बनाया जाता था। देन द अर्लीस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर ट्राइबल रिपब्लिक और जनपदास। सो इंट्रोडक्शन में 2 पैराग्राफ लिख लीजिएगा कि जो सबसे पहला जो था इंस्टीट्यूशन, सो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था, ट्राइबल रिपब्लिक्स हुआ करते थे। ट्राइबल रिपब्लिक्स में क्या होता था, एक जनजातियों का समूह होता था जिनमें कबीले में लोग रहा करते थे, और कबीले का एक सरदार हुआ करता था जो पूरी ही व्यवस्था को संभालता था, और सभी लोगों को कबीले के सरदार के दिए हुए आदेश को मानना पड़ता था। और फिर दूसरा एग्जाम्पल हम जनपद का ले सकते हैं। 16 जनपद थे भारत में, जिसमें आप मगध के बारे में जानते हैं, सारवस्ती के बारे में जानते हैं, और दूसरे भी बहुत सारे 16 जनपद थे।
उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आंसर, और मैं जो दूसरे क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जो आप पढ़कर ईजिली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ईजिली आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन के। दीज रिपब्लिक्स वर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये जो कबीले हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे, वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल ही पर तो बेस्ड थे। और गवर्न किया जाता था किसके द्वारा? जो एल्डर लोग होते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे समाज के, सोसाइटी के, उनके द्वारा ये डेवलप किया जाता था और हैंडल किया जाता था इन जनपदों को और ट्राइबल रिपब्लिक्स को, जिन्हें कबीले कहते हैं। हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल, की जो लोग किसके द्वारा चुने जाते थे? ये कबीले के सरदार या फिर जनपदों के जो राजा होते थे वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते थे। आज भी तो वही व्यवस्था है। हालांकि अंग्रेज कहते हैं कि ये व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा दी गई है, लेकिन प्राचीन भारत में देखिए ये व्यवस्था कितनी पुरानी है। और ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, लॉ एंड कस्टम। हर एक जो कबीला होता था उसके अपने कानून हुआ करते थे, अपनी सरकार हुआ करती थी, अपने रीति रिवाज हुआ करते थे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, फैक्ट की बारी आ गई कि फैक्ट में देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, द मौर्यन एम्पायर 322 BC टू 185 तक जिन्होंने राज किया, उसमें हमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशंस में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो मौर्यन कालखंड जो मौर्यन एम्पायर था उसमें हमें सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। The empire was ruled by powerful emperor including Chandragupta Maurya and Ashoka the Great, who centralized power and established a highly organized administrative system. So देखिएगा ये जो मौर्यन एम्पायर था बहुत बड़े बड़े राजाओं द्वारा इसे संभाला गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, कौन नहीं जानता, अशोका द ग्रेट, अशोक धम्म, जिन्हें मैं अगले प्रश्न में आपको डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा, अगले जो कुछ मैं आंसर भेजूंगा उसमें, जिन्होंने जो पावर है उसको सेंट्रलाइज्ड किया था, केंद्रीकृत किया था शक्तियों को, और उन्होंने एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसे ऑर्गेनाइज्ड किया था। हिंदी में भी मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, समझाने के लिए मैं इंग्लिश की सहायता ले रहा हूँ। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस में डिवाइड था। देन ईच हेडेड बाय अ गवर्नर, एक गवर्नर के द्वारा उसे हेडेड किया जाता था, या फिर कोई प्रिंस होता था जिसके द्वारा सारे ही एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न किया जाता था, हेड किया जाता था, संभाला जाता था। देखिएगा अंग्रेजों ने भी गवर्नर लगाए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। सो देखिएगा, सो उस कालखंड में भी गवर्नर थे और प्रिंस के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभाला जाता था। और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था सपोर्टेड था किसके द्वारा? ब्यूरोक्रेसी, लोकतंत्र के द्वारा। लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य था उस कालखंड में। प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 2500 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। पावरफुल आर्मी एंड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, सो पावरफुल आर्मी थी, टैक्सेशन सिस्टम था एकदम लाइक टैक्स भी बहुत अच्छे से यहाँ पर वसूला जाता था। ऐसा नहीं था कि लोगों को बुरा लगे या फिर लोगों पर अत्याचार कर कर टैक्स वसूला जाता था। उस समय पर टैक्सेशन को ध्यान रखने के लिए बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, चाणक्य थे, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है। बहुत अच्छा सिस्टम था उस समय। ये फैक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने 2 पैराग्राफ लिख दिए, किसके लिए? ये एक एंड ये दूसरा, 2 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के लिए लिख दिए। अब ये मेन बॉडी स्टार्ट है जहाँ पर मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि कहाँ कैसा सिस्टम था। अब यहाँ पर देखिएगा, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, की जब मौर्यन एम्पायर चला गया तो इंडिया विटनेस्ड एन एमरजेंस ऑफ वेरियस रीजनल किंगडम्स, की जो मौर्यन एम्पायर जब ख़त्म हो गया तो क्षेत्रीय जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस सिस्टम का एमरजेंस हुआ। रीजनल किंगडम्स, एम्पायर्स एंड सच, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता, चालुक्य एम्पायर, पल्लवा एम्पायर, ऐसे कई सारे जो साम्राज्य थे वो उभरे मौर्यन एम्पायर के बाद। दिस किंगडम्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ फ्यूडल सिस्टम, सो ये जो सिस्टम था इसमें बहुत ही मजबूत जो केंद्रीय सरकार थी वो थी, और फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि राजाओं के पास जो सरकार होती है वो राजतंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। वेयर द किंग ग्रांटेड लैंड्स एंड टाइटल्स टू his vassals
इन रिटर्न टू देयर लॉयल्टी एंड मिलिट्री सर्विस। जब कोई मिलिट्री सर्विस में या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कोई अच्छा कार्य करता था तो राजा उनको सम्मानित करते थे, उन्हें गिफ्ट्स दिया करते थे और लाइक अवार्ड मिलना करते थे। देन द मिडिवल पीरियड। अब देखिएगा, हमने प्राचीन भारत की बात की, अब हम करते हैं मध्यकालीन भारत की। हम खैर इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे पूरा कि भाई देखो भारत में इस तरीके के रूलर्स थे, एम्पायर्स थे और उन्होंने किस तरीके से संस्थाओं को स्थापित किया था। द मिडिवल पीरियड की जब बात करते हैं तो इसमें देखिएगा मुगल आ चुके थे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई थी। सो इस्लामिक रूल इन इंडिया मिडिवल पीरियड में हमने देखा दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक चली, एंड मुगल एम्पायर जो 1526 से 1857 तक चला। 1857 जो विद्रोह हुआ 1857 का, उसमें जो अंतिम मुगल शासक था उसे भी हटा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो 1526 से 1857 द्वारा चली। हुमायूं जब भारत में आया तब स्थापित हुआ मुगल एम्पायर, बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट। फिर अगर मिडिवल इंडिया में देखें तो ये दो सल्तनत, एक दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, थोड़े इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इनके अलावा भी मराठास थे एंड जो महाराणा प्रताप उनका साम्राज्य एंड दूसरे भी बहुत सारे साम्राज्य हुआ करते थे मुगलों के अलावा, लेकिन हम यहाँ पर अभी मुगलों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। द मुगल एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि केंद्रीय प्रशासन था मुगल एम्पायर में, विच वॉज हेडेड बाय एम्परर एंड सपोर्टेड बाय लार्ज ब्यूरोक्रेसी। की जो एम्परर हुआ करता था, मान लीजिएगा अकबर एक एम्परर है और उसके साथ के जो मंत्री है ब्यूरोक्रेसी, उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता था पूरा ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर ऑल्सो हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन जमींदारी सिस्टम। सो जो एम्पायर था और जो शासक था उसके पास एक बहुत अच्छी आर्मी थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, और जो कर वसूलने का जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था वो भी था। टैक्स आज भी हम देते हैं, उस समय भी टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन था, जमींदारी सिस्टम की सहायता से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। एंड इन कंक्लूजन, फिर अंत में कंक्लूजन में आप एक पैराग्राफ लिखिए या दो लिखिए, आपको आपकी जानकारी पर ये निर्भर करता है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कम से कम एक पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो 3 से 4 लाइन में लिखिए, और 2 लिख रहे हैं तो कम से कम 5 लाइन होनी चाहिए दोनों ही पैराग्राफ को मिलाकर। सो इन कंक्लूजन, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया वर डाइवर्स एंड इवॉल्व्ड over the time in response to changing social, cultural, religious and economic conditions. So अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे जिनमें परिवर्तन समय के अनुसार आया, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक कंडीशन को देखते हुए बदलाव आए। द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ टू पावरफुल एम्पायर एंड फ्यूडल किंगडम्स, these institutions played vital role in shaping the Indian history और history of India। कि जो कबीले हुआ करते थे, जो जनपद हुआ करते थे, जो फ्यूडल किंगडम थे, रीजनल जो शासक थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारतीय हिस्ट्री में इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में। सो इसी तरीके के अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको इसी तरीके के और भी 20 से 25 आज क्वेश्चंस भेजूंगा सॉल्व किए हुए। आप उन्हें पढ़कर चले जाइए, आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और आपके पास कुछ आइडिया होगा लिखने के लिए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% सिलेबस कवर कर पाएंगे, लेकिन इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे इस एग्ज़ाम को, और आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक शब्द भी नहीं लिख पाएंगे, आप प्रश्न को पढ़ते ही आप में समझ डेवलप हो जाएगी कि क्या था, कैसे था, क्यों था, और आप लिख लेंगे। ओके, सो देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है वो 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस बार क्या है कि इसे और मतलब कि डिटेल में पढ़ाना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अब बेसिक से स्टार्ट किया गया है इस सब्जेक्ट को यहाँ पर, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी मौजूद नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मौजूद है वो है 5वें सेमेस्टर का। तो अब आप अगर 5वें सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर अगर डर जाएंगे तो ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो थोड़े बेसिक लेवल के आएंगे। 5वें सेमेस्टर के देख के आप घबरा मत जाइए, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है।
लेकिन अभी आपको जो फोकस करना है इसमें, जो एसओएल की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो मैं आंसर भेज रहा हूँ वो सारे के सारे मैं एसओएल की बुक के जो क्वेश्चन लास्ट में दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर भेज रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़कर मैं आंसर भेज रहा हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये बेनिफिशियल रहेगा। ये लिंक है और मैं उसे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी डाल दूंगा सारे ही आंसर, एंड इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।